हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। जय हिंद। तो आज की पहली मैराथन में आप सभी का स्वागत है। तो इस मैराथन क्लास को कराने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। मैंने हाल ही में एक न्यू चैनल क्रिएट किया है जिसका नाम है कोर फिटनेस वे ऑफ लाइफ। इस पर आपको स्पोर्ट्स बायोमैकेनिक्स एंड फिटनेस हेल्थ एडवाइजरी से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो आपको इस चैनल पर मिलेगी। क्योंकि ये हमारा जो चैनल है ये ओनली फॉर टीचिंग से रिलेटेड है। तो मेरे पास बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन जानकारी है जो इस चैनल पर मैं आपको शेयर नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि कंटेंट अलग हो जाता है। तो हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, व्यूवर हैं, वो उनको सर्च करने में प्रॉब्लम होती है। तो मैंने एक न्यू चैनल क्रिएट कर लिया है। तो आपके लिए एक खुशखबरी है कि आपको अब परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो उस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे, कोर फिटनेस वे ऑफ लाइफ। तो चलते हैं और डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले इस मैराथन में आपको बताना चाहूँगा कि अभी हमारे इस मंथ में 2-3 एग्ज़ाम लगातार लगे हुए। जैसे मैं बात करूँ BPED, UG की मैं बात करूँ CUT, ये आपका 17 को एग्ज़ाम है। मैं बात करूँ बिहार एस्टेट की, ये भी हमारा एग्ज़ाम लगा हुआ है। इसके साथ साथ जितनी भी हमारी डिफरेंट स्टेट्स यूनिवर्सिटी हैं उनके भी एग्ज़ाम लगे हुए हैं और उनका सिलेबस सेम है, फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंस। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपके लिए, एवर फॉरवर्ड इज द मोटो ऑफ। एवर फॉरवर्ड जो आदर्श वाक्य है वो किस खेल का है, यह क्वेश्चन, या किस गेम का, ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपके उत्तर प्रदेश TGT के एग्जाम में भी आया हुआ है, DSSB में आया हुआ है, वनडे एग्जाम में आया हुआ है, एंट्रेंस एग्जाम में आया हुआ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आंसर इज ए, एशियन गेम्स। एशियन गेम्स की बात करूं 1951 न्यू दिल्ली में इसकी शुरुआत हुई। ये क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम पूछा जाता है। उसके बाद कॉमनवेल्थ गेम्स की शुरुआत कब हुई? 1930 में कनाडा। उसके बाद ओलंपिक्स गेम की शुरुआत कब हुई? हम एंशिएंट ओलंपिक की बात करें, प्राचीन ओलंपिक, तो 776 BC में हुई थी। अगर वही मॉडर्न की बात करें, मॉडर्न कंसेप्ट 1996। ये दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद है एफ्रो एशियन गेम्स की शुरुआत कब हुई? ये आपके लिए क्वेश्चन है, प्लीज़ कमेंट करना। हर एक क्वेश्चन को मैं टच करूंगा और मैं समझता हूँ ना, आप मेरी एक मैराथन क्लास को ध्यान से सुन लेंगे, समझ लेंगे, देख लेंगे, तो सोच लो सारे एग्जाम इजी हो जाएंगे आपके लिए। चलते हैं और डिस्कस करते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, टरबाइन मूवमेंट बिगन फॉर्म। टरबाइन जो मूवमेंट है इसकी शुरुआत कहाँ से हुई और टरबाइन मीन्स होता क्या है, इसको हम डिस्कस करेंगे कि टरबाइन मूवमेंट जो है इसका रिलेशन जो है किससे है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। ये आपके एंट्रेंस एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। तो टरबाइन मूवमेंट जो है ये जिम्नास्टिक की हम बात करें, जिम्नास्टिक जो गेम है उससे रिलेटेड है। पूरी दुनिया में मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँ, वर्ल्ड लेवल की अगर मैं बात करूँ, जिम्नास्टिक को लोग अपनी जीवन शैली में उतारकर इसको मतलब एक बोल सकते हैं अपने जीवन का हिस्सा मान रखा था। हम बात करें यूरोपियन कंट्री की, तो आज के टाइम में जितनी भी हम मिलिट्री की बात करें, पैरामिलिट्री की बात करें, डिफेंस, पुलिस, जो भी ट्रेनिंग शेड्यूल होता है वो सब के सब पहले जिम्नास्ट ही देते थे। आज भी इंडिया के अंदर जितने भी हमारे कमांडोज तैयार किए जाते हैं उनको भी ट्रेन करने वाला एक जिम्नास्ट होता है। जाओ और सर्च कर लो, आपको पता चल जाएगा। तो जो हमारा टरबाइन मूवमेंट है वो कहाँ से शुरुआत है? जर्मन से शुरुआत हुआ। और टरबाइन मूवमेंट की शुरुआत किसने करी? ये करी थी लुडविग जॉन। लुडविग जॉन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ। साइकोलॉजी जो है मनोविज्ञान किसका अध्ययन करती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया, इसमें डाउट रहता है कि इसमें जो है ह्यूमन परफॉर्मेंस लगाएं या ह्यूमन बिहेवियर लगाएं, क्या लगाएं, इन दोनों में डाउट रहता है। तो याद रखना, साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर रिलेशनशिप। ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, राइट आंसर, ह्यूमन बिहेवियर, व्यक्ति का व्यवहार। जो साइकोलॉजी जो है व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करती है। डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट ने डिफरेंट डेफिनेशन दे रखी है। हम बात कर रहे हैं साइकोलॉजी की। साइकोलॉजी की मैं बात करूं, अगर मैं बात करूं साइकोलॉजी के फादर कौन है, साइकोलॉजी की हम बात करें, फादर ऑफ
साइकोलॉजी, ये भी क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम में, तो वो है वुंड। वुंड नाम के व्यक्ति हैं, विलियम वुंड। अगर वही स्पोर्ट्स साइकोलॉजी की बात करता हूँ, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के फादर कौन है, ये भी क्वेश्चन बनता है आपके एंट्रेंस एग्जाम में। हर एक क्वेश्चन टच करूंगा। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, फादर ऑफ स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, कॉलमैन ग्रिफ। कॉलमैन ग्रिफ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 4। हर एक क्वेश्चन को मैं टच करूंगा और हर एक क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम, वनडे एग्जाम में आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर में 4 की बात करूं, प्रोग्रेसिव ग्रोथ इन बिहेवियर इज कॉल्ड। व्यवहार का प्रगतिशील विकास कहलाता है। आप अपने व्यवहार में चीज़ों को सीखते हैं। कैसे सीखते हैं? लर्निंग कर कर, प्रैक्टिस कर कर। आंसर इज ए, लर्निंग कर कर। आगे बढ़ते हैं। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। नेक्स्ट हम बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर है हमारा 5। विच ऑफ द फॉलोइंग सोमेटोटाइप हैज नॉट बीन मेंशन बाय शेल्टन। निम्न में से सोमेटोटाइप की जो पर्सनैलिटी है शेल्टन के द्वारा, इनमें से एक नहीं दी गई है, बाकी सब दी गई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 5 पे लिख लो। तो इसमें से जो है इन्होंने एक्टोमोर्फ दी पर्सनैलिटी, मीसोमोर्फ दी, एंडोमोर्फ दी और ओमोमोर्फ, ये कोई पर्सनैलिटी नहीं इन्होंने नहीं दी। तो शेल्टन के द्वारा 3 टाइप्स की पर्सनैलिटी दी गई थी। पहली पर्सनैलिटी की अगर मैं बात करूं तो एंडो है, E4 एंडो। और एंडो को उन्होंने जो इंडिकेट किया है, एंडो को, तो जो एक स्केल दिया था शेल्टन ने, उस स्केल के हम बात करें पैमाने की, तो उसने उसमें वैल्यू दे रखी है 1 से लेकर 7 तक। 1 2 3 4 5 6 7। लोएस्ट जो वैल्यू है वो ये है, हाईएस्ट वैल्यू है वो 7 है। तो एंडोमोर्फ की जब हम बात करेंगे, जब भी एंडोमोर्फ पर्सनैलिटी के बारे में बात करें, तो आपको हाईएस्ट वैल्यू 7 से समझ जाना है कि ये जो है स्टार्टिंग में 7 आ जाता है, तो एंडोमोर्फ पर्सनैलिटी को इंडिकेट करता है। अब आपको पता है ये पतला दुबला मरियल आदमी है, अगर 1 से इंडिकेट करता है, 2 से भी करता है, ये भी सब लो कैटेगरी में आते हैं। तो याद रखना, एंडो के बाद हम लेते हैं अभी मीसो, पहले हम एक्टो बाद में आएंगे मीसो पर। तो मीसो मतलब होता है एक एथलेटिक बॉडी जो बीच में आती है। तो आपको पता है कि 1 और 7 के बीच में अगर मैं वैल्यू को निकालूं, तो यहाँ पर जो है हमारा ये हिस्सा जो है बीच का एक हिस्सा माना जाएगा, ये हमारा बीच का हिस्सा माना जाएगा। इसके बीच में जो भी वैल्यू होगी, तो अगर मैं यहाँ पर कर दूं 7 को बीच में ले लूँ और बाकी अगल बगल में 1 ले लूँ, कुछ भी ले लूँ, ऐसे रेशियो आपको क्वेश्चन मिलेगा, तो आपको 7 बीच में मिलेगा। तो इसका मतलब है कि वो एक अपने आप में मीसोमोर्फ पर्सनैलिटी को इंडिकेट कर रहा है। तो यहाँ पर 7 1 1 कर सकते हो। अगर वही चीज़ अगर मैं यहाँ पे कर दूं एक्टोमोर्फ पर्सनैलिटी के लिए 1:7, तो ये जो है आपकी एक्टोमोर्फ पर्सनैलिटी को इंडिकेट करेगी। तो हाईएस्ट वैल्यू लोएस्ट वैल्यू से ही हम इसके स्केल को डिफाइन करते हैं। याद रखना, आजकल न्यू रिसर्च में ये बताया गया है कि अब ये स्केल बढ़कर 1 से लेकर 12 तक हो गया है। तो आपको ऐसे भी मिल सकता है 12:1:1। तो आपको समझ जाना कि 12 का मतलब वो था 7 ही था, दिमाग में रखना है, क्योंकि रिसर्च के बाद अब स्केल को और बढ़ा दिया गया है, तो 12 जो स्केल पहुंच चुका है। तो एंडोमोर्फ, मीसोमोर्फ, एक्टोमोर्फ पर्सनैलिटी को आप पहचान कर सकते हैं। ये सारे क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में आए हुए हैं, वनडे एग्जाम में आए हुए हैं, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। शेल्टन ने जो पर्सनैलिटी दी थी वो बॉडी कंपोजिशन, कैसा उनका शरीर बना हुआ है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है हमारा 6। एक आपको ऐसा क्वेश्चन मिलेगा जो कि ये थ्योरी किसने दी है, ये मेथड किसने दिया, एक ऐसा क्वेश्चन मिलेगा। कंडीशन रेस्पॉन्स थ्योरी वाज पुट फॉरवर्डेड बाय, ये किसने दी, किसकी अवधारणा है, किसके द्वारा दी गई, पॉबले के द्वारा दी गई थी। आगे बढ़ते हैं, रट लेना इस क्वेश्चन को, फिक्स क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके एग्जाम फिक्स रहेंगे। नेक्स्ट में बात करता हूँ, क्वेश्चन नंबर है 7। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लॉ ऑफ लर्निंग, नहीं है, सीखने का सिद्धांत नहीं है, नियम नहीं है। तो याद रखना, इसमें जो है हमारा लॉ ऑफ रिएक्शन है, ये नहीं है। बाकी लॉ ऑफ रेडीनेस, ये भी सीखने का सिद्धांत है। अगर मैं बात करूं लॉ ऑफ इफेक्ट, ये भी सीखने का सिद्धांत है। लॉ ऑफ एक्सरसाइज, ये भी सीखने का सिद्धांत है।
तो ये तीनों सिद्धांत जो हैं या तीनों नियम जो हैं या लॉ हैं वो लॉ ऑफ लर्निंग के अंतर्गत आते हैं। व्यक्ति कैसे सीखता है, इनके थ्रू वो सारी चीज़ों को सीखता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारा 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, इन ओलंपिक मोटो फोर्टियस मीन्स क्या होता है। ओलंपिक का मोटो दे रखा है, आप सब लोगों को पता होगा। एक ट्रिक बताता हूँ आपको याद करने की। सपोज दैट मैंने यहाँ पे एक लॉन्ग जंप की पिट बना दी, ये लॉन्ग जंप की पिट बना दी, ऐसी पिट होती है, और एक रनवे होता है, ये रनवे बना दिया, ये रनवे बना दिया, ये स्टार्टिंग पॉइंट होता है, और यहाँ पे मैंने बना दिया आपका इंडिकेटर, यहाँ से हम जंप लेते हैं। तो सबसे पहले खिलाड़ी क्या करता है, रन करके जाता है, भागता है, पहले भागता है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा CTS A4 अल्टियस F4 फोर्टियस, शॉर्ट में लिख रहा हूँ। तो CTS मतलब सबसे पहले भागेगा, तो सबसे पहले भागेगा तो उसको हम बोलते हैं, यहाँ पर लिख देंगे आप फास्टर। फास्टर मतलब सबसे तेज, सबसे तेज। और जब भागेगा तो आपको पता है जब भागेगा तो यहाँ पर जंप लेने के बाद हवा में उड़ेगा, तो A4 होता है अल्टियस। अल्टियस का मतलब होता है हायर, हायर का मतलब होता है सबसे ऊंचा। एक तरीका बता रहा हूँ याद करने का। अब आपको पता है ऊपर एयर में जाता है, एंगल भी बनता है कि जितना अच्छे एंगल बनेगा उतनी दूरी को आप कवर करेंगे, डिस्टेंस को कवर करेंगे। उसके बाद है आपका 40s, और जब जंप लेने के बाद नीचे कूदेगा तो आपको पता है आपकी लेग में पावर जनरेट होती है। ये तरीका बना है याद करने का। तो ये हो जाएगा स्ट्रॉन्गर, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा स्ट्रॉन्गर, सबसे मजबूत। तो ये हमारा CTS अल्टियस फोर्टियस, ये ओलंपिक क्या है, ओलंपिक मोटो, ओलंपिक का आदर्श वाक्य है। जो हमारे ओलंपिक शुरुआत इसकी होती है तो इन मोटो के साथ होती है। प्रेजेंट में अगर हम बात करें, इस मोटो के साथ थोड़ा सा बदलाव हुआ है, एक नई चीज़ ऐड कर दी है। ये आप कमेंट करके बताएंगे क्या चीज़ ऐड करी है, CTS अल्टियस फोर्टियस एंड आगे क्या है। तो ये आपको बताना है, कमेंट करना है, तभी मैं समझूंगा कि आप अच्छी तैयारी में लगे हुए हैं, और तभी मैं समझूंगा कि आप पढ़ रहे हैं। तो मेरा भी मन करेगा कि मैं आपके लिए मैराथन क्लास दूं। जब आप मेरे क्वेश्चन का रिप्लाई नहीं दोगे तो मैराथन क्लास देने से क्या मतलब है। मैं अपने बच्चों को जितने भी हमारे क्लास लेते हैं उनको मैं आराम से कराता रहूँगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, एक होता है फिक्स मोटो, एक होता है फिक्स्ड मोटो, और एक होता है आपका चेंजेबल मोटो। आप बोलेंगे सर ये क्या है, फिक्स मोटो चेंजेबल मोटो। फिक्स मोटो जो ओलंपिक में पहले ही बन गया है कि उसका अर्थ, उसका मीन्स, उसकी डेफिनेशन ये है, ये आदर्श वाक्य है। और चेंजेबल मोटो का मतलब होता है जिस कंट्री में ओलंपिक रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब होता है, होस्ट होता है, जो भी है कि इस देश में होने वाला है, इस देश में होगा, इस कंट्री में होगा, इस राज्य में होगा, जो भी है, तो उसका एक नया मोटो क्रिएट होता है। जैसे 2022 का मोटो क्या था, 2021 के ओलंपिक का मोटो क्या था, अब 2024 में ओलंपिक होगा उसका क्या होगा, 2028 में होगा उसका क्या होगा। तो ये सारे क्वेश्चन आपको रट लेना है, समझ लेना है कि हाँ होता क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, एल्वोलाई इज अ पार्ट ऑफ। एल्वोलाई जो होती है वो किसका पार्ट है, वो है रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम को बोलते हैं श्वसन तंत्र। और एल्वोलाई जो होता है इसको हम बोलते हैं गैस एक्सचेंज। क्या बोलते हैं इसको, गैस एक्सचेंज। गैस एक्सचेंज जो होती है वो एल्वोलाई में होती है। तो अगर मैं आपको एक और क्वेश्चन बताना चाहूँ, ये एग्जाम में पूछा जाता है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम का मेन ऑर्गन कौन है, मेन ऑर्गन कौन है, तो याद रखना वो है लंग्स, फेफड़े। मेन ऑर्गन, हर एक सिस्टम का मेन ऑर्गन होता है। नर्वस सिस्टम की बात करूं, नर्वस सिस्टम का मेन ऑर्गन कौन है, तो वो है आपका न्यूरॉन, जिसको हम बोलते हैं तंत्र, जिसको हम बोलते हैं। डाइजेस्टम की बात करूं तो इसका मेन ऑर्गन कौन है, मेन ऑर्गन छोड़ना नहीं है, वो है स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत। सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करूं, इसका मेन ऑर्गन कौन है, तो इसमें आपका हार्ट है। ऑप्शन में दे रखा है तो हार्ट लगाना, हार्ट प्लस ब्लड दे रखा है तो आप हार्ट प्लस ब्लड को लगा देंगे, क्योंकि विदाउट ब्लड के हार्ट कुछ नहीं है,
और विदाउट हार्ट हम बोल सकते दोनों आपस में जो है इंटरकनेक्टेड है। ऑप्शन को देखना होता है आपको, ऑप्शन को। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, मसल कॉन्ट्रैक्ट बट नो मूवमेंट टेक्स प्लेस इज नोन एज। जब आपकी मांसपेशी संकुचित होती है परंतु कोई गति नहीं होती है, ऐसी कंडीशन को क्या कहते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो, एक होता है पढ़ना, एक अलग बात होती है, एक होता है प्रैक्टिकल वे में करना, वो बहुत बड़ी बात होती है। तो इस कंसेप्ट को समझना एक अपने आप में चैलेंज है। सब लोग समझ जाते हैं, जब डीप में जाने का प्रयास करते हैं तो वो नहीं समझ पाते हैं। मैं आपको एक चीज़ बताने वाला हूँ, जब भी आप कोई मूवमेंट करेंगे, जब भी आप कोई मूवमेंट करेंगे, और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जहाँ ग्रेविटी के अगेंस्ट अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, ग्रेविटी के अगेंस्ट एक्सरसाइज कर रहे हैं, वहाँ पर जो है आपका मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा होगा। मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो उस मसल्स को आप टारगेट कर रहे हैं, उस मसल्स में पावर जनरेट होगी, फोर्स जनरेट होगा, मसल्स विजिबल होगी, दिखेगी, सब कुछ होगी। अब जो आइसोमेट्रिक, इसका आंसर है आइसोमेट्रिक। आइसोमेट्रिक में क्या होता है, इसमें जो हम ग्रेविटी को भी देख सकते हैं, ग्रेविटी को भी छोड़ सकते हैं, इसमें इसका कोई रोल नहीं है। जैसे मैं बात करूँ, रोल भी है और नहीं भी है। कैसे? अगर मेरे को दीवार को धक्का मारना है, दीवार को पुश करना है, तो आपको पता है वहाँ पर अगर हम बात करें, हमारा जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो नीचे की ओर खींचता है ऑब्जेक्ट को, वस्तु को। अगर मैं सपोज दैट मैं बाइसेप्स कर्ल कर रहा हूँ तो अगेंस्ट टू ग्रेविटी कर रहा हूँ, नीचे से ऊपर की ओर ला रहा हूँ तो डंबल हमारा भारी लगता है। दीवार को पुश करेंगे तो अपनी बॉडी से फोर्स जनरेट कर रहे हैं, इंटरनल फोर्स, और उसको फोर्स कर रहे हैं स्टैटिक पोजीशन में, स्टैटिक मोशन में। तो ऐसी कंडीशन में हमारी मसल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन तो होगा, चेंजेस नहीं होंगे, मसल्स विजिबल नहीं होगी, दिखेगी नहीं। जैसे हम बाइसेप्स कर्ल कर रहे हैं तो लड्डू सा फूल जाता है, तो उस कंडीशन को बोलते हैं आइसोटोनिक कंडीशन। टोनिक मतलब टोन दिख रही है, आइसोमेट्रिक में मतलब जो चीज़ है वो स्टेबल पोजीशन में रह चुकी है। तो इसके अंदर आइसोमेट्रिक जो कॉन्ट्रैक्शन होता है, इन एक्सरसाइज को अगर आप करते हैं तो इसके अंदर जो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी जो है इंक्लूड रहती है। इस एक्सरसाइज के अंदर, इस मेथड के अंदर जो आपकी आइसोमेट्रिक जो कॉन्ट्रैक्शन है, आइसोमेट्रिक मेथड है, आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज है, इसके अंदर आपकी फ्लेक्सिबिलिटी इंक्लूड रहती है। बट आइसोटोनिक की मैं बात करूं, अगर मैं आइसोटोनिक की बात करूं, इसका एग्जांपल ले लेता हूं मैं जिम, तो याद रखना फ्लेक्सिबिलिटी इसके अंदर इंक्लूड नहीं रहती है। इसीलिए ये जो कुछ ऐसे गेम हैं, जैसे मैं बात करूं कॉम्पैक्ट स्किल गेम, उस गेम में सबसे ज़्यादा मेथड ये इस्तेमाल किया जाता है। अगर मैं बात करूं कुछ ऐसे गेम हैं जहां अगर अधिक मात्रा में वेट ट्रेनिंग का इस्तेमाल करते हैं तो मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन हमारा, हम बात करें वो फ्लेक्सिबिलिटी, जब हमारी स्ट्रेंथ डेवलप होती है, स्ट्रेंथ डेवलप होती है, मसल साइज इंक्रीज हो रहा है, बॉडी शेप अच्छी तरीके से आ रहा है, तो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी रिड्यूज होती चली जाती है। स्ट्रेंथ डेवलप होगी और फ्लेक्सिबिलिटी रिड्यूज होती चली जाएगी। याद रखना इस बात को। मस्कुलर टोन की हम बात कर रहे हैं, जितने भी बॉडी बिल्डर होते हैं, जितने भी बॉडी बिल्डर हैं, उनके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी नाम की कोई चीज़ नहीं होती। जब भी वो बात करते हैं फ़ोन पर हेलो, क्योंकि वो घूम नहीं पाते हैं, ये आपको पता होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारा 11 क्वेश्चन है प्लूटो। प्लूटो जो है, इन्होंने जो है एक थ्योरी, एक मेथड, एक परिभाषा जो भी दिया, कैसे भी क्वेश्चन पूछेगा, और ये क्वेश्चन तो आप सब लोग अच्छी तरीके जानते हैं कि आपके एंट्रेंस एग्जाम, वनडे एग्जाम सब जगह फिक्स है कि प्लूटो ने जो दिया था डेफिनेशन, परिभाषा, थ्योरी, मेथड, वो आइडियलिज्म, आदर्शवाद। हम किसी को आदर्श मानकर उनके आचार विचारों पर चलकर अपनी सक्सेस को प्राप्त करते। आपकी लाइफ में कोई ना कोई आपका आइडियल होगा, और इस दुनिया में विदाउट आइडियल के आप कुछ नहीं कर सकते। मैंने बीपीएड एमपीएड करी, मेरा भी कोई आइडियल है, मेरे को भी किसी ने गाइड किया, आपका भी कोई आइडियल होगा। विदाउट आइडियल के हम आगे नहीं बढ़ सकते। बहुत सारे लोग किसी ना किसी को आइडियल मानते होंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे नेचुरलिज्म। नेचुरलिज्म क्या है? नेचुरलिज्म की हम बात करें, इसको हम बोलते हैं प्रकृतिवाद, कि आप इस दुनिया में रहते हैं, इस नेचर में रहते हैं, इस प्रकृति में रहते हैं, तो इस प्रकृति में रहते तो हैं, तो इस प्रकृति से आपने क्या सीखा, इस प्रकृति से आपने क्या सीखा इस प्रकृति में रह के। तो प्रकृतिवाद हम उसको बोलते हैं। और ये किसने सिद्धांत दिया?
ये दिया था रूसो ने। नेक्स्ट है प्रैग्मेटिज्म। प्रैग्मेटिज्म का मतलब होता है वास्तविकवाद, प्रयोगवाद इसको हम बोल सकते हैं। तो ये दिया था जॉन डेवी ने, जॉन डेवी। ये क्वेश्चन फिक्स है। अब उसके बाद है आपका, ये जो है कोई नहीं है, आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा इसमें स्पेलिंग एरर है, आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। इन स्प्रिंटिंग रेस मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर। तो आपको पता जितनी भी स्प्रिंटिंग रेस होती है, चाहे वो 50 मीटर हो, 100 मीटर हो, तो इसमें हम सबसे ज़्यादा क्या देखते हैं? सबसे ज़्यादा वो है हमारे टाइप्स ऑफ फाइबर, मसल्स फाइबर। दीज आर 2 टाइप्स। अगर मैं बात करूं कंपोजिशन के आधार पर, रेड मसल्स एंड वाइट मसल्स। रेड जो होता है इसको हम बोलते हैं स्लो ट्विस्ट मसल्स फाइबर। वाइट जो होता है इसको हम बोलते हैं फास्ट ट्विस्ट मसल्स फाइबर। तो हमारे जितने भी स्प्रिंटिंग रेसेस वाले व्यक्ति होते हैं, इनके अंदर करंट बहुत होता है, इनके अंदर एजिलिटी बहुत होती है, करंट बहुत होता है, अच्छी खासी होती है, देखना कभी मिलना। और लोअर पार्ट इनका डोमिनेट रहता है, बहुत ही अच्छा रहता है जितने भी स्प्रिंटर रहते हैं, चाहे वो गर्ल्स हो चाहे वो बॉयज़ में हो। 13 क्वेश्चन ट्रायल एंड एरर लर्निंग ऑल्सो नोन एज। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन आपको रट लेने हैं, क्योंकि ये मेथड, ये थ्योरी, ये किसने दिया, ये सिद्धांत किसने दिया, ऐसे क्वेश्चन आपको हर जगह मिलेंगे। ट्रायल एंड एरर जो लर्निंग को किस नाम से जानते हैं? तो वो है सेल्फ लर्निंग। और किसके द्वारा दी गई, ये आपको कमेंट करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन वो है जो आपके एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। मैं जानता हूँ सब लोगों ने पढ़ लिया होगा, बट याद तभी हो पाता जब हम बार बार पर प्रैक्टिस करते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारा 14 क्वेश्चन है आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन। आ गया, कैन ऑल्सो कॉल्ड। आइसोटोनिक जो कॉन्ट्रैक्शन होता है उसको किस नाम से जानते हैं? तो आइसोटोनिक जो होता है उसको हम डायनेमिक कॉन्ट्रैक्शन के नाम से जानते हैं। डायनेमिक कॉन्ट्रैक्शन के अंदर जो है इसेंट्रिक और कोसेंट्रिक प्रोसेस दोनों इंक्लूड रहते हैं। आइसोटोनिक का मेन एग्जांपल अगर मैं बोलूं तो जिम मान लो, जिम के अंदर वेट ट्रेनिंग मान लो, ये आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन का एग्जांपल है। वन ऑफ द बेस्ट मेथड फॉर स्ट्रेंथ डेवलपमेंट। ताकत को विकसित करने के लिए सबसे अच्छा अगर मेथड माना जाता है तो वो आइसोटोनिक है। ये जल्दी आपके अंदर स्ट्रेंथ को डेवलप करता है, बट डेंजर भी है, इंजरी होने के चांसेस भी रहते हैं, याद रखना। सबसे कम इंजरी के चांसेस रहते हैं आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन में। आगे बढ़ते हैं, चलो नोट कर लेना, छोड़ना नहीं एक भी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है हमारा 15 क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स नॉट इंक्लूड अ हेप्टाथलन। वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम बहुत बार पूछा गया है। हेप्टाथलन के अंदर कौन सा इवेंट सम्मिलित नहीं है? तो पहले हेप्टाथलन को समझते हैं। हेप्टा मतलब होता है 7 इवेंट। ये एक ग्रीक वर्ड में है, ग्रीक वर्ड में हेप्टा को बोलते हैं 7, और इसके अंदर जो इंक्लूड नहीं है वो डिस्कस थ्रो नहीं है, हाई जंप, जेवलिन, 100 मीटर स्प्रिंट्स इंक्लूड रहती है। 7 इवेंट्स इसके अंदर आते हैं। हेप्टाथलन, डेकाथलन, ट्राइथलन, पेंटाथलन, इनको रट लेना, एक पेज पे लिख लेना, दीवार पे चिपका लेना, इनको सब भूल जाते हैं, अच्छे अच्छे लोग भूल जाते हैं, याद रखना। 16 क्वेश्चन की मैं बात करूं, विच ऑफ द फॉलोइंग गेम्स डज नॉट प्रोवाइड टाइम आउट। ये तो लल्लू क्वेश्चन है, बच्चा क्वेश्चन है, सब लोग जानते हैं, तो मैं नहीं बताऊँ इस क्वेश्चन को, आपको जवाब देना है एकदम। ये तो मैं बार बार अपने इसको एग्जाम में पेपर में डिस्कस करता रहता हूँ, क्योंकि बार बार पे आता है, तो अब क्या कर सकते हैं। 17 क्वेश्चन है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन ऑल्सो नोन एज। न्यूटन का द्वितीय नियम किस नाम से जाना जाता है? वो है लॉ ऑफ एक्सेलरेशन, इसको हम बोलते हैं त्वरण का नियम। अगर मैं न्यूटन के फर्स्ट नियम की बात करूं, न्यूटन का पहला जो नियम है वो है लॉ ऑफ इनर्शिया, जड़त्व का नियम, इसको हम बोलते हैं जड़त्व का नियम। अगर हम बात करें यहाँ पर लॉ ऑफ रिएक्शन और एक्शन और जोड़ दें यहाँ पर, तो ये हो जाएगा हमारा थर्ड लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल। ये एक अपने आप में नेचुरल है, सब कुछ है, सब कुछ इसी चल रहा है, ध्यान रखना। गुरुत्वाकर्षण जो बल है वो सबसे बड़ा फोर्स माना जाता है, सबसे बड़ा बल माना जाता है ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल।
लार्जेस्ट फोर्स। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका 18 क्वेश्चन है, काइपोसिस इज द डिफॉर्मिटीज वर्टेब्रल कॉलम। काइपोसिस जो डिफॉर्मिटीज होती है वर्टेब्रल कॉलम के अंदर, वो किसको डिफ्यूज करती है, किसको प्रॉब्लम क्रिएट करती है, किस मसल को डैमेज करती है, किस रीजन को प्रॉब्लम पहुंचाती है, इस पर अगले इंपॉर्टेंट, ये बहुत बार पूछा गया आपके एंट्रेंस एग्जाम में, तो वो है थोरेसिक्स। और वर्टेब्रा कॉलम की बात करूं, एक इस तरीके की आपकी एक वर्टेब्रा कॉलम होती है, इसको हम बोलते हैं रीढ़ की हड्डी। सी पोस्ट सर्वाइकल, टी एच थोरेसिक्स, एल फॉर लंबर, एस सैक्रल, कॉक्सियल। ओवरऑल मिला के मैं बात करूं यहाँ पर 7 सर्वाइकल, थोरेसिक्स 12, लंबर 5 और ये आपका 5 एंड 4। अगर मैं इनको जोड़ता हूँ, ये यहाँ पर 7 तो ये हो गया 19 और 5 24 और आपका 29, सॉरी दोबारा से जोड़ते हैं हम, ये हो गया हमारा 7 है, 7 19 और 5 आपका 24 और 5 29 और 29 और 4 33, ठीक है ना। 33 बोन्स जब बच्चा पैदा होता है तो 33 बोन लेकर अपने साथ में आता है। अब देखो इनमें से और इनमें से एक चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूं, इनमें से और इनमें से घटकर जो है एक बोन यहां रह जाती है, एक बोन यहां रह जाती है। अब आप इनको जोड़ेंगे, 12 और 7 19 और 19 और 5 24 और एक 25 और एक 26 26। तो ओवरऑल मिला के जब बेबी होता है तो 33 बोन लेकर आता है, और जब वो बड़ा हो जाता है तो उसकी कुछ बोन है फ्यूज हो जाती है, डिफ्यूज हो जाती है, मिल जाती हैं, जुड़ जाती हैं, तो 26 रह जाती हैं। तो ऑप्शन आपको देखना है, 33 है तो 33 लगा दो, 26 है 26 लगा दो, एक ऑप्शन मिलेगा वर्टेब्रा कॉलम में कितनी बोन होती है। थोरेसिक रीजन को हमारे को प्रभाव करता है काइपोसिस, कुबड़ा निकल जाना, ऐसे झुक जाता है ऐसे, और वो मूवमेंट्स जितने भी फंडामेंटल हैं वो सब डिफ्यूज होने लग जाते हैं, कोई भी डिफॉर्मिटीज लगती है। इसीलिए डिफॉर्मिटीज के आप जिम्मेवार हैं। जब आप कोई भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते, खा रहे पी रहे, उल्टे सीधे सो रहे हैं, मूवमेंट्स गलत कर रहे हैं, लाइफ स्टाइल गलत है, तो आपको डिफॉर्मिटीज हो जाएगी। आ जाओ, नेक्स्ट है आपका 19 क्वेश्चन, द टर्म एफ्लरेज इज कनेक्टेड विद कंसर्न विद, कि जो एफ्लरेज जो होता है ये कहाँ इस्तेमाल किया जाता है। ये बहुत बार क्वेश्चन में पूछा गया आपके एंट्रेंस एग्जाम में और वनडे एग्जाम में, हर जगह आपके एंट्रेंस एग्जाम वनडे एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो मैं अगर एफ्लरेज की बात करूं, एफ्लरेज आखिर में है तो क्या चीज़ है। आपने देखा हो किसी किसी बच्चे को सहलाते ना, चुप हो जा ऐसे करते हैं, तो वही है ये। और ये किसके अंदर होता है, मसाज के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारा 20 क्वेश्चन है, स्टेडियोमीटर इज यूज्ड टू मेजर। स्टेडियोमीटर से क्या मेजर करते हैं, हाइट। अब स्टेडियोमीटर के अलावा एक और आपको इंस्ट्रूमेंट, टूल्स, मशीन, उपकरण, औजार कुछ ही मिलेगा आपकी हाइट को मेजर करने के लिए, तो वो है आपका एंथ्रोपोमेट्री रॉड। एंथ्रोपोमेट्री के अंदर सब कुछ आ जाता है, बॉडी कंपोजिशन है, सरकमफेरेंस है, विड्थ है, सब कुछ, ओवरऑल हाइट, वेट, सब कुछ आ जाता है। आगे बढ़ते हैं, ये बॉडी असेसमेंट के लिए हम इन पूरे इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हैं जांच पड़ताल करने के लिए। नेक्स्ट है हमारा 21 क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 21 क्वेश्चन कि कोलर इनसाइट थ्योरी ये किसने दी थी, वेरी इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ, इसको नोट। जितनी भी इंसाइट है, कोलर है, चिंपैंजी है, बंदर है, आपको एक जरूर मिलेगी। तो इन कोलर थ्योरी ऑफ लर्निंग डील विथ, तो वो है इनसाइट लर्निंग थ्योरी। आ जाओ, क्वेश्चन नंबर है हमारा 22, क्वेश्चन नंबर 22, एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस ऑल्सो नोन एज। इस क्वेश्चन को कैसे हम करेंगे, इसमें मुझे लगता है एरर है, आपको बताता हूँ। अगर मेरी बॉडी, सपोज दैट ये एक व्यक्ति है, अगर मैं राइट साइड में कट करता हूँ
और लेफ्ट साइड में कट करता हूँ और फॉरवर्ड और बैकवर्ड मूवमेंट करता हूँ, आमने सामने मूवमेंट करता हूँ, बॉडी राइट एंड लेफ्ट कटती है, तो वो हमारा हो जाता है, इसको हम बोलते हैं सैजिटल प्लेन। नोट कर लेना। अगर बॉडी आपकी राइट लेफ्ट से कट गई और आगे पीछे मूवमेंट कर रहे हैं, जितने भी आमने सामने मूवमेंट है, चलना, दौड़ना, कूदना, भागना, आगे सीढ़ियों पर चलना उतरना, सोना, सिटअप्स करना, कुछ भी करना, आगे पीछे मूवमेंट होंगे, सब वो सैजिटल प्लेन के अंदर है। इसका जो उल्टा होता है सैजिटल प्लेन का, फ्रंटल एक्सिस, फ्रंटल एक्सिस, एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस। तो एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस की हम बात करें कि एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस ऑल्सो नोन एज, तो आमने और सामने एक्सिस की बात कर रहा है। तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस ऑल्सो नोन एज, वैसे ये क्वेश्चन जो है आपका गलत है, मगर हम यहाँ पर बात करें तो इसको सैजिटल एक्सिस के अंदर हम डाल सकते हैं। एक्यूरेट आंसर इसका नहीं है, क्योंकि सैजिटल के अंदर इसलिए डाल देंगे क्योंकि इसने बोला है एंटीरियर पोस्टीरियर, आमने सामने इज एक्सिस इज ऑल्सो नोन एज, तो वो आमने सामने की हम बात करेंगे तो फ्रंटल जो एक्सिस होती है वो सैजिटल प्लेन का एक अपोजिट होता है। फ्रंटल प्लेन का अगर मैं बात करूँ, फ्रंटल प्लेन में जो भी मूवमेंट करते हैं, ऐसे हम साइड टू साइड मूवमेंट करते हैं, फ्रंटल प्लेन का जो मूवमेंट होगा वो हमारा सैजिटल एक्सिस में होगा, और सैजिटल एक्सिस में क्या हो जाता है, आमने सामने, याद रखना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारा 23, विच इज नॉट अ कंसिडर अ कंपोनेंट ऑफ ट्रेनिंग लोड। निम्नलिखित में से एक ट्रेनिंग का कंपोनेंट नहीं है। तो देखो, इंटेंसिटी है, कितनी तीव्रता से आप काम कर रहे हैं, डेंसिटी भी है, घनत्व कितना है, वॉल्यूम भी है, डाइट नहीं है। डाइट नहीं है, ये हेल्थ एजुकेशन न्यूट्रिशन का एक हिस्सा है। ट्रेनिंग लोड की मतलब ट्रेनिंग कंपोनेंट की बात करें, हमें ट्रेनिंग में किन किन चीज़ों का सामना करना पड़ता है। इन विच ट्रेनिंग प्रॉफिटेबल रेस्ट पीरियड इज यूटिलाइज्ड, कि जब हम प्रेजेंट में आराम की हितकारी अवधि का प्रयोग की जाती है। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि तो वो किस में किया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 24 क्वेश्चन लिख लो। आराम की जब हम बात करते हैं तो रिपीटेशन ट्रेनिंग मेथड में इसका इस्तेमाल करते हैं, रेस्ट पीरियड यूटिलाइज्ड। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा वेट ट्रेनिंग। वेट ट्रेनिंग में 24 से 48 घंटे का रेस्ट चाहिए एक मसल को रिकवरी के लिए, दूसरी मसल्स को टारगेट करने के लिए। तो इतना रेस्ट आपको देना है, तभी आपकी मसल बिल्डअप हो पाएगी। फार्टलेग ट्रेनिंग को स्पीड प्ले के नाम से जानते हैं, स्पीड प्ले के नाम से जानते हैं। छोड़ना नहीं है एक भी क्वेश्चन, कंट्रीज तो आप जानते हैं। नेक्स्ट है आपका द टेस्ट सिग्निफिकेंस यूज फॉर कंपेयरिंग टू मीन। दो मीन की बात करें तो उसको टी टेस्ट बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन आपके लिए दे रहा हूँ, अगर टू मीन की बात कर रहा है, कंपेयर मोर देन टू मीन, तो उसको क्या बोलते हैं, कमेंट करके बताना। 3 क्वेश्चन छोड़ रखे आपके लिए। 26 क्वेश्चन है, मैच करना है इसमें, और ऐसे क्वेश्चन आते तो बड़ा मज़ा आता है। तो आपको देखना है कौन से टेस्ट हैं जो हमारे मैच कर रहे हैं, मिलान कर रहे हैं। तो मैं बात करूं सबसे पहले MC पर्सन टेस्ट हरभजन सिंह। तो पहले तो एक पकड़ लो, हरभजन सिंह की बात करें तो ये हॉकी का है भाई। तो सेकंड का ए देखो आप, सेकंड का ए, तो इसमें आ रहा है ए, बाकी और किसी में ये है ही नहीं है। हरभजन सिंह जो है टेस्ट, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 26 का डी हो जाएगा। मुझे पूरा करने की ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट का इसमें मान लो बी, MC पर्सन टेस्ट हो गया, और थर्ड का मान लो डी, लो फ्लैशमैन बैटरी टेस्ट हो गया, फिजिकल वॉलीबॉल का मान लो आपका रजंस लज टेस्ट, खत्म। एक मिल गया, खत्म, पूरा करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट ये भी है, ये सेम वही क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। 27 क्वेश्चन है आपका। इसमें भी क्या करना है, मैच करना है, मिलान करना है, जोड़ा लगाना है, मोहब्बत करवानी इनकी आपस में क्वेश्चंस की। आगे बढ़ते हैं। तो हैमस्ट्रिंग जो है आपको पता है, ये हैमस्ट्रिंग मसल जो है आपके थाई में देखने को मिलती है, और थाई में कहाँ,
पीछे पोस्टीरियर हिस्से में मिलती है, पोस्टीरियर हिस्से में। अगर मैं बात करूं ग्लूटियस की तो ग्लूटियस मिलती है आपके हिप में। लैटिस्मस डोर्सी की बात करूं तो मिलती है बैक में। गैस्ट्रोमिस मसल्स की बात करूं तो काफ मसल्स को बोलते हैं। अब इनका मैच करके आप लगा सकते हैं। तो हैमस्ट्रिंग फर्स्ट का हमारा सी, फर्स्ट का सी देखो भाई किसमें, इसमें। सेकंड का ए देखो, सेकंड का ए इसमें। ये ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी, मिल गया। ऐसे क्वेश्चंस करने में मजा आता है। अगर आपको एक पता होगा तो सोच लो क्वेश्चन का जो आंसर नहीं निकलने वाला। अगर दो पता है तो आप कर लेंगे 4 ऑप्शन में। बाकी दो नहीं पता कोई दिक्कत नहीं है, एक मिल जाए दूसरा मिल जाए उससे हो जाता है। क्वेश्चन नंबर है हमारा 28 क्वेश्चन है। इसमें भी हमें मैच करना है, सेलेक्ट करना है, मिलान करना है, आपस में रिलेशन करवाना है। तो मैंने अभी आपको भी बताया था, एक क्वेश्चन निकल गया था प्रैग्मेटिज्म किसने दिया थ्योरी, तो वो है जॉन डेवी ने। तो पहले देखो सेकंड में बी किसका ऑप्शन है, तो बी इसमें भी है, इसमें भी है। अब एक देखना है आइडियलिज्म जो है, आइडियलिज्म जो है अगर मैं बात करूं आइडियलिज्म, बिल्कुल तो इसमें हो जाएगा हमारा ए फर्स्ट का हो गया हमारा ए रियलिज्म अरिस्टोटले, बी का प्रैग्मेटिज्म तो इसी में ऑप्शन आ रहा है। आइडियलिज्म की बात करूं तो प्लेटो बिल्कुल सही है। नेचुरलिज्म की बात करूं डी रूसो सही है। तो ये दोनों हमारे क्या हो जाएगा, इसमें ऑप्शन आ जाएगा हमारा बी में। तो इसमें कुछ नहीं, आगे बढ़ते हैं। ये तो रट लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, ये क्वेश्चन आपको फिक्स मिलेगा हर एग्जाम में, याद रखना। हम भूल जाते हैं ऐसे क्वेश्चनों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, इसमें भी मैच करना है, मोहब्बत करवानी है आपस में, एक दूसरे क्वेश्चन से मिलान करवाना है। तो फ्लैट फुट कहाँ होता है, फ्लैट फुट जो होता है, फ्लैट फुट बोल रहा है, कहीं एरर तो नहीं है क्वेश्चन में, बिल्कुल सही है। फ्लैट फुट को मेजर करने का एक टूल्स है जो भी है, लो पैडोग्राफ, तो फर्स्ट का हमने डी कर दिया। क्रॉस वेबर टेस्ट है वो आपका मिनिमम मस्कुलर स्ट्रेंथ टेस्ट है। सॉकर टेस्ट है आपका एमसी डोनाल्ड सॉकर टेस्ट। जॉनसन स्किल टेस्ट है बास्केटबॉल का। अब तो आंसर निकाल लेंगे कौन सा है। चलो भाई नेक्स्ट हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर है, बड़े मज़ा आ रहा है, क्वेश्चन बड़े अच्छे हैं। नेक्स्ट इसमें भी सेलेक्ट करना है, मैच करवाना है, ऐड करवाना है। तो हिंज जॉइंट की हम बात करें, हिंज जॉइंट जो है ये इसका किससे रिलेशन है, तो वो नी के साथ है, घुटने के साथ है। सैडल जॉइंट का रिलेशन किसके है, वो थंब के साथ है। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का रिलेशन किसके साथ है, शोल्डर के साथ है। पिवोट जॉइंट का किसका रिलेशन है, नेक के साथ है, गर्दन के साथ है। तो अब मिला सकते हैं। तो ए का मतलब फर्स्ट का ए किसमें, इसमें। सेकंड का बी किसमें, इसमें। तो हमारा ये ऑप्शन हो जाएगा, डी हो जाएगा, हमारा डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हम बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर है हमारा क्वेश्चन नंबर, यस वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा। अलग अलग जगह पे अलग अलग रेफरेंस के बेसिस पे इसको अलग अलग मान लिया जाता है। वैसे मोस्टली आपको सिमिलर देखने को मिलेगा हर जगह क्वेश्चन। विनिंग फेनोमेनन एंड स्पोर्ट्स डिपेंड ऑफ लर्निंग ऑफ फंडामेंटल्स फॉलोइंग सीक्वेंस। किस सीक्वेंस से जो चीज़ें होती हैं, टेक्निक्स, स्किल, स्ट्रेटजी, टैक्टिक्स। और इसको रट लो, ये आपके बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछा गया है। और एक बार NIP और एक बार DSSB एग्जाम में मैंने इस क्वेश्चन को देखा है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारा 32 क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ प्रेजेंटिंग सब्जेक्ट मैटर इन द क्लास ऑफ फिजिकल एजुकेशन। शारीरिक शिक्षा की कक्षा में विषय वस्तु प्रस्तुत करने का सही क्रम को दर्शाएं। तो कौन कौन सी चीज़ें जो एक सिस्टमेटिक वे में होती हैं। तो सबसे पहले आदमी क्या करता है, मैंने सबसे पहले जब YouTube चैनल खोला तो दबा के डेमोन्स्ट्रेशन करवाया। फिर मैंने एक प्रैक्टिस सेट करवाया, डेमोन्स्ट्रेशन लिया, फिर मैंने एक प्रैक्टिस सेट करवाया। उसमें पढ़ाने के बाद मैंने बता दिया, फिर मैंने उनसे करवाया क्या गलतियाँ थी, फिर मैंने करेक्शन किया। करेक्शन के बाद फिर मैंने एवोल्यूशन किया, कौन पास है कौन फेल है, किसको मैं फ्री में पढ़ाऊँ, किसको जो है फीस के थ्रू। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं। पहले आपको डेमोन्स्ट्रेशन देंगे, फिर प्रैक्टिस करवाएंगे, फिर करेक्शन करेंगे, फिर एवोल्यूशन करेंगे, फिर फीडबैक लेंगे। तो यहाँ पर भी आप इसमें एक ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे भी आप एक फीडबैक ले लेंगे। चलो भाई
आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन ऑकर ड्यू टू अक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड जमा होने का निम्न में से कौन सा रीजन है, क्या है, उसको क्या बोलते हैं? वो है फटीग। फटीग थकान होगी तो सोच लेना लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होने वाला है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर है हमारा 34। द स्ट्रॉन्गेस्ट मसल इन ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी कौन सी है? ऑप्शन बी रेक्टस फेमोरिस। और रेक्टस फेमोरिस जो है ये क्वाड्स की मसल है। क्वाड्स मतलब क्वाड्रिसेप्स मतलब थाई की मसल है। थाई की मांसपेशी के फ्रंट में पाई जाती है रेक्टस फेमोरिस। क्वाड्रिसेप्स का ये एक हिस्सा है। क्वाड्रिसेप्स का मतलब होता है 4 मांसपेशियों से तैयार की जाती है। बाइसेप्स मतलब ह्यूमरस बोन उसको कवर करके रखती है। लेटिसमस डोर्सी पीछे जो कमर वाली जो मसल है, ऊपर वाला जो हिस्सा है लेटिसमस डोर्सी, जो आपके बैक चौड़े देखते हैं वो लेटिसमस डोर्सी की वजह से ही देखते हैं। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 35। सार्जेंट जंप मेजर। सार्जेंट जंप क्या मेजर करती है? सार्जेंट जंप जो है इसको हम बोलते हैं, सार्जेंट जंप को वर्टिकल ऊपर की ओर जाना, इसको हम बोलते हैं वर्टिकल जंप बोलते हैं। और ये एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ को मेजर करती है। एक्सप्लोसिव मतलब विस्फोटक शक्ति, और एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ तैयार की जाती है स्पीड प्लस स्ट्रेंथ। छोड़ना नहीं है, छोड़ेंगे नहीं, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 36 क्वेश्चन की मैं बात करूं, मोस्ट रिलायबल मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जब मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी की बात करें, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी, ये क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम बहुत बार बनता है। तो मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी की बात करें तो स्टैंडर्ड डेविएशन, आंख बंद करके। मोड क्या होता है? कोई भी वर्ड, जैसे मैं बात करूं 2 2 3 3 4 5 6 7 8 3 3 3, इनमें सबसे ज़्यादा वर्ड कौन सा रिपीट हो रहा है? तो आपको पता है 3 3 और 3 3 रिपीट हो रहा है, तो ये इसकी फ्रीक्वेंसी है, ये इसका मोड हो गया। ये क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम। मीन क्या है? मीन का मतलब होता है एवरेज, जिसको हम बोलते हैं औसत। औसत कोई भी अगर ये संख्या है, इन सब को जोड़कर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 से आपको डिवाइड दे देना है इन संख्या को आपस में जोड़कर, और जो वैल्यू निकल कर आएगी वो एवरेज निकल कर आएगी। क्वार्टिल डेविएशन थोड़ा लेंथी प्रोसेस है, इसको निकालना पड़ता है। नेक्स्ट 39 क्वेश्चन, पर्पज ऑफ टेस्ट मेजर्ड थ्रू। कि हम बात करें कोई भी टेस्ट लेते हैं, उससे हम किसका परीक्षण जो हम करते हैं उसमें हम किन किन चीज़ों को देखते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपके एंट्रेंस एग्जाम बहुत बार पूछा गया। तो हम जो देखते हैं वैलिडिटी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 क्वेश्चन है, द वैल्यू कोफिशिएंट कोरिलेशन रेंज बिटवीन। इस क्वेश्चन पर लिख लो इंपॉर्टेंट, ये फिक्स क्वेश्चन है आपके एंट्रेंस एग्जाम में, वनडे एग्जाम में हर जगह आपको फिक्स मिलेगा। तो -1 से +1 के बीच में इसकी वैल्यू होती है, तो कौन सा ऑप्शन है हमारे पास? ऑप्शन डी हो जाएगा। -1 से +1 के बीच में वैल्यू होती है कोफिशिएंट कोरिलेशन की। ये आपको हर एग्जाम में मिलेगा, हर एक एग्जाम में। 41 क्वेश्चन की बात करूं, मोड इज अ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कंसिडर। देखो अभी आ गया क्वेश्चन, मैंने आपको बताया मोड मतलब मोस्ट फ्रीक्वेंटली ऑकर स्कोर, जो बार बार पे रिपीट हो रहा है वर्ड, बार बार आने वाला। खत्म। क्वेश्चन नंबर 42 क्वेश्चन है, इंसुलिन सीक्रेटेड बाय। इंसुलिन कहाँ सीक्रेट होता है? पैनक्रियाज से। इंसुलिन एक अपने आप में एक हार्मोन है जो हमारी बॉडी के अंदर, हम बात करें जो ब्लड के अंदर जो शुगर लेवल है उसको अपने आप में मेंटेन करके रखता है। इसका एक बहुत बड़ा रोल है डायबिटीज़ में कंट्रोल करने में, बनाने में, बिगाड़ने में, याद रखना। पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है इसको हम मास्टर ग्लैंड के नाम से जानते हैं, मास्टर ग्लैंड। इसका एक और नाम है, वो आप कमेंट करके बताना। अगर नहीं पता है तो कल के लेक्चर में आपको जरूर ये क्वेश्चन मिलेगा, दोबारा रिपीट होगा तो मैं आपको बताऊंगा, क्वेश्चन का जवाब देना है। थायराइड की भी बात करूं, ये आपकी गर्दन है जो वहाँ पर देखने को मिलती है। थायराइड जो होती है वो आयोडीन की कमी से आपको ये प्रॉब्लम होती है। आयोडीन की कमी से आपको एक जिसको हम बोलते हैं घोंगा रोग या घेंगा रोग, ठीक है ना, घोंगा या घेंगा, इसको हम बोलते हैं
गोइटर रोग, गोइटर, आयोडीन की कमी से ही थायराइड की प्रॉब्लम होती है, गोइटर रोग होता है। 43 क्वेश्चन है, स्कूल हेल्थ प्रोग्राम डज नॉट इंक्लूड, स्कूल के अंदर कौन, मतलब स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम में निम्न में से कौन सी चीज़ सम्मिलित नहीं है, तो वो आपकी है हेल्थ रिसर्च। हम रिसर्च नहीं करते, हेल्थ इंस्ट्रक्शन है, हेल्थ सर्विस है, हेल्थ सुपरवाइजर है, ये रिसर्च का स्कूलों के अंदर कोई रोल नहीं है, रिसर्च का काम है यूनिवर्सिटियों का। आगे बढ़ते हैं। 43 क्वेश्चन, 44 क्वेश्चन है हमारा, मार्कर यस। स्कोर टू बिच ऑप्टन स्कोर इन कंपेयर, तो उसको हम नॉर्म्स बोलते हैं, हर किसी के नॉर्म्स होते हैं, एडमिशन का नॉर्म्स, पीएफटी का नॉर्म, सिलेक्शन का नॉर्म्स, हर चीज़ का एक नॉर्म्स होता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारा 45 क्वेश्चन है, बोन ह्यूमन बॉडी आर क्लासीफाई ऑन द बेसिस ऑफ, मनुष्य में हड्डियों का जो क्लासिफिकेशन किया गया, वर्गीकरण किया गया है, वो किस आधार पर किया गया है, वो किया गया है साइज एंड शेप, उसका साइज क्या है, शेप क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट स्टेप इन स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, पहला स्टेप क्या है स्पोर्ट्स मैनेजमेंट का, आप जब स्पोर्ट्स में जा रहे हैं, कोई चीज़ को, कोई प्रोग्राम को कंडक्ट करवा रहे हैं, तो आपकी पहली क्या ड्यूटी बनती है, ये आपके स्पोर्ट्स जब मैनेजमेंट में सबसे पहला क्वेश्चन बनता है, उसकी ड्यूटी क्या बनती है। हम कोई भी चीज़ ऑर्गेनाइज कराते हैं, सबसे पहले दिमाग में आता है, थॉट आता है कि प्लानिंग करनी चाहिए। प्लानिंग करने के बाद कि कितने स्टूडेंट्स आएंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने होंगे, उनके लिए रिप्लेसमेंट की जो है अरेंजमेंट कितनी, चेयर कितनी, तो कितना बजट, कितना पैसा खर्च होगा, तो बजटिंग के बाद आपको डायरेक्टिंग के बाद आपका कोऑर्डिनेटिंग, इस तरीके से आपका एक सीक्वेंस चलता है कि किस तरीके से हमें चीज़ों को स्पोर्ट्स मैनेज के अंदर जो है कंट्रोल करते हैं। नेक्स्ट है 47, हीमोग्लोबिन इज फाउंड, हीमोग्लोबिन जो है कहाँ पर प्रेजेंट रहता है, आरबीसी। मैंने कल बताया था, हीमो की बात करूं, ग्लोबिन की बात करूं, इन दोनों को मैंने अलग कर दिया। हीमो का मतलब होता है एफ ई को बोलते हैं आयरन को बोलते हैं लोहा, ग्लोबिन को हम बोलते हैं प्रोटीन। ये कौन सी प्रोटीन है, ये ब्लड में देखने वाली प्रोटीन है, रक्त में पाई जाने वाली प्रोटीन ग्लोबिन प्रोटीन। हीमो का मतलब क्या है, आयरन, तो ब्लड के अंदर आयरन का परसेंटेज रहता है। आरबीसी रेड ब्लड स्कॉर्पिल्स, डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड स्कॉर्पिल्स, सेल्स बोल सकते हैं, प्लेट्स बोलते हैं, इन तीनों को मिला के रक्त तैयार किया जाता है। और बोन मैरो क्या होता है, बोन मैरो में ही आरबीसी का फॉर्मेशन होता है, आरबीसी का निर्माण होता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है हमारा, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है 48, विच ऑफ द फॉलोइंग नोन एज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द बॉडी। शरीर को अगर निर्माण करना है, शरीर का गठन करना है, शरीर को बढ़ाना है, तो प्रोटीन इंटेक करना होगा। तो पर केजी, पर बॉडी वेट की अगर बात करें, पर केजी बॉडी वेट, तो आपको प्रोटीन लेनी है 0 पॉइंट, आपको एक मार्कर हमारा यस, आपको पर डे प्रोटीन लेनी 0.8 से लेकर 0.1 ग्राम प्रोटीन आप पर डे पर केजी बॉडी वेट ले सकते हैं। नॉर्मल हम बता रहे हैं, और कोई एलाइट स्पोर्ट्स पर्सन है थोड़ा ज़्यादा लेगा, उसका रेंज बढ़ जाता है। मैंने आपको बताया कि मैंने एक अपना न्यूट्रिशन हेल्थ एडवाइजरी का चैनल ओपन किया है, नया क्रिएट किया है, वहाँ पर आपको एक साइंटिफिक नॉलेज मिलेगी, तो मैंने आपको बता रखा है, उसको सर्च कर लेना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 49, द एरिया इन विच द स्पोर्ट्स मैनेजमेंट मस्ट नॉट परफॉर्म इज रेफर्ड टू एज। क्वेश्चन बोल रहा है, जिस क्षेत्र में खेल प्रबंधन को कार्य नहीं करना चाहिए उसे सामान्य क्या कहते हैं। हम बात करें स्पोर्ट्स मैनेजमेंट के अंदर, तो हम जो है बोला है कि क्षेत्र जिसमें खेल प्रबंधन को कार्य नहीं करना चाहिए उसे सामान्यतः कहते हैं इनोवेशन इन स्पोर्ट्स। एवेल्यूशन स्पोर्ट्स करते हैं,
ऑर्गेनाइज स्पोर्ट्स मीट करते हैं, लीडरशिप इन स्पोर्ट्स करते हैं, इनोवेशन नहीं करते। मतलब उनकी हम जो है हम बोल सकते हैं कि अपने आप में नई इनोवेशन, नई चीज़ों के साथ में हम वो नहीं करते। 50 क्वेश्चन है आपका। द फर्स्ट इंस्टीट्यूट इन इंडिया प्रोपोगेट आर कॉल्ड द इंडिजिनियस फिजिकल एक्टिविटीज़। भारत के अंदर इंडिजिनियस की जो शुरुआत जाती है, वेरी इंपॉर्टेंट, तो वो जाती है HBPM। HBPM 1914 में बना था अमरावती में। YMCA 1920 में बना था मद्रास में। LIP 1957 में इस्टेब्लिश हुआ ग्वालियर में। BHU 1916 में बना 1916 पंडित मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को स्थापित किया गया था बनारस के अंदर। इंडिया की और एशिया की सबसे बड़ी हॉस्टल हम बोल सकते हैं, लार्जेस्ट यूनिवर्सिटी है जो एक ही कैंपस में, एक ही कैंपस है उसका, एक इंक्लूड है। मतलब हम बोल सकते हैं जैसे हम बात करें यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, नॉर्थ कैंपस, साउथ कैंपस, ऐसा कुछ नहीं है। कैंपस है, वो अलग बना दिया है। मतलब 4 दीवारी के अंदर अगर कोई बड़ी यूनिवर्सिटी है इंडिया के अंदर तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। अब जी मत बोलो सर तारीफ कर रहे हैं, मतलब रियलिटी बता रहा हूँ मैं आपको। तो मैं समझता हूँ आपको ये मैराथन समझ में आई होगी। फिर भी कोई भी डाउट है किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, आपको कोई क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट करना। और अगेन बोल रहा हूँ, कोर फिटनेस वे ऑफ लाइफ को आप सब्सक्राइब करना, कमेंट करना। कोई भी डाउट है और कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है तो बताना, मैं उस पर भी आपको वीडियो शेयर करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू, जय हिंद।